नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इलेक्शन वीकली शो चौपाल बताए सियासी हाल में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। विधानसभा चुनाव का शोर हरियाणा के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में सुनाई दे रहा है। 90 सीटों के लिए चल रहे सियासी दंगल में हर दल के योद्धा ने खूंटा गाड़ दिया है। सत्ता की हैट्रिक लगाने को बीजेपी बेताब है। एक दशक बाद सरकार बनाने के कांग्रेस ने सजाए ख्वाब हैं। इनेलो, बसपा, जेजेपी, एसपा ने रणनीति बनाई लाजवाब है। जी हां, अब से चंद रोज बाद यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता अपनी नई सरकार चुनने जा रही है। 8 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले जनता का मूड समझने की कोशिश हम सियासी चौपाल में करते हैं। आज महेंद्रगढ़, पलवल, उकलाना, फिरोजपुर, झिरका, सोनीपत और भिवानी विधानसभा सीटों पर लगी सियासी चौपाल में आपको ले चलेंगे और जानेंगे वहां बन रहे चुनावी माहौल को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी एक खास पेशकश। हरियाणा की महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट में हर बार चुनावी मुकाबला रोचक होता है। यहां का वोटर बारी बारी से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस पर भरोसा जताता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रावदान सिंह ने बड़े अंतर से बीजेपी के रामविलास शर्मा को शिकस्त दी थी। वहीं 2014 के चुनाव में रामविलास शर्मा ने रावदान सिंह को 35,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। कांग्रेस ने रावदान सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी ने इस बार रामविलास शर्मा का टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी से मनीष यादव चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ के सियासी समीकरण क्या है? वहां की जनता अब की बार किन मुद्दों पर वोट करेगी? चलिए देखते हैं सियासी चौपाल में हमारे संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन जा चुका है। आज फॉर्म की स्क्रूटनी हुई और सभी फार्म जो हैं जिसके भी रद्द होने थे रद्द हो गए और फार्म जो सारे के सारी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके फॉर्म अब सेलेक्ट हो गए हैं। अब चुनावी रण बन चुका है। लेकिन महेंद्रगढ़ एक ऐसी विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर मुद्दे बहुत हैं। इन मुद्दों को लेकर क्या जनता किस तरीके से चाहती है, हम चुनावी चौपाल के अंदर यहाँ पर लोग बैठे हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि महेंद्रगढ़ के अंदर का विधानसभा चुनाव है उस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। इसी को लेकर हम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो महेंद्रगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा महेंद्रगढ़ के विकास का है। आज महेंद्रगढ़ 10 साल पीछे चला गया है। ना कोई रोड है, ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, सब कुछ चरमराया हुआ है। नगर पालिका कोई प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो जो भी कैंडिडेट महेंद्रगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा और महेंद्रगढ़ में मुख्यालय लेके आएगा और IMT की घोषणा जो कांग्रेस ने भी की हुई है और बीजेपी ने भी की हुई है और उसको आज तक एग्जीक्यूट नहीं किया मौके पे, तो जो ये काम करेगा उसको वोट देंगे, महेंद्रगढ़ के विकास के लिए वोट देंगे। इन्होंने बताया कि बहुत सारे मुद्दे गिनवा दिए। क्या जिला मुख्यालय का मुद्दा है या इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की है? तो आप बताएं कि आप जो आपका वोट है, आप अपना वोट डालने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? जो महेंद्रगढ़ का विकास करवाएगा उनको हम वोट देंगे। विकास तो मुद्दा है ही, विकास के साथ साथ आप बताएं कि किस तरीके से चुनाव को देखते हैं। आप पढ़े लिखे वोटर हैं, क्या महेंद्रगढ़ की जनता है किस तरीके से चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी जताकर वोट करेगी? देखिए, विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी की टिकट का भी एक हुआ है कि भी जो एक दिग्गज नेता को छोड़कर और कार्यकर्ता को टिकट दी है बीजेपी ने, तो एक नया चेहरा भी सामने आया है। लोग कहते हैं कि भी 2 आदमी थे उन्हीं को दे रहे हैं, तो तीसरा भी चेहरा सामने आया है, तो हो सकता है ये विकास की ओर ज्यादा ध्यान दे। तो हम तो यही चाहते हैं कि भी जो बेसिक जरूरतें हैं महेंद्रगढ़ की, बुनियादी जो चीजें हैं वो आवश्यकताएं पूरी करे शहर की। इन्होंने बताया कि जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसको देखकर वो वोट करेंगे। आप बताएं कि किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? देखिए, महेंद्रगढ़ शहर में जो नगर पालिका की अव्यवस्था है, सफाई व्यवस्था नहीं है, लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका में कभी किसी समय चले जाओ कोई अधिकारी बैठा नहीं मिलेगा। छोटे छोटे कागजों के लिए हमें इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही उम्मीद है अब जो सरकार बने, जो हमारा विधायक बने, वो इन सब चीजों की पूर्ति करवाए और उसी आदमी को वोट दिया जाए
जो इन चीजों की पूर्ति करवाने की कोशिश करता है। इन्होंने बताया कि जो विकास का ध्यान देगा उस बात को लेकर वोट करेंगे। आप बताएं कि किन बातों को ध्यान पर रखकर वोट करेंगे। देखो जी, ऐसा है, महेंद्रगढ़ पिछले 10 वर्षों से काफ़ी बिछड़ चुका है और अब हम उस आदमी को वोट देंगे जो महेंद्रगढ़ को विकास करे पूरी तरह से। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी। महेंद्रगढ़ के लोगों का कहना है कि जो महेंद्रगढ़ की मूलभूत सुविधाओं को पूरा कराएगा। महेंद्रगढ़ के मुद्दे हैं, टूटी सड़कें हैं, यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, लाइट ना लगना है, इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे हैं। जो महेंद्रगढ़ का विकास कराएगा उसे इस बार चुनाव के अंदर जिताया जाएगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर हमने चुनावी चौपाल के अंदर इन बातों को देखा और महेंद्रगढ़ की जनता से उसके मुद्दे जाने। टीवी 24 के लिए महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा। पलवल विधानसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक दीपक मंगला का टिकट काट दिया है। 2019 के चुनाव में पलवल में दीपक मंगला ने कांग्रेस के करण दलाल को 28,296 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2024 के विधानसभा चुनाव में पलवल से पार्टी ने गौरव गौतम को मैदान में उतारा है। पलवल में इस बार बन रहे सियासी समीकरण को आइए समझते हैं। जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं क्षेत्र में, सब के सब जो नुकसान पहुंचाएंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ टाइम पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वहाँ भी ये जितने कैंडिडेट हैं ये सब एक साथ थे, सब बीजेपी के थे, इन्होंने बीजेपी की मदद करी। फिर भी हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी एक साइड और ये सारे एक साइड, फिर भी हम 7,000 वोटों से इनको हरा के हम आगे निकले, जीत के आए। अब तो ये फिर भी बच गए। भाजपा मना लेगी? भाजपा ने नहीं मनाए, आए थे मनाने के लिए लेकिन नहीं माने। मानेंगे कैसे? ये भी अपने बहुत टाइम से लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इनकी टिकट कट गई, अब ये रोने लग गए। बट नुकसान तो भाजपा का ही होगा पूरा का पूरा। जनता किस नजरिए से देख रही है? जनता तो जी देखो ऐसे देख रही है कि जनता तो उनकी तरफ देख नहीं रही, जनता देख रही है चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को क्यों नजरअंदाज किया, भ्रष्टाचारी को क्यों टिकट दिया? ये आप लोगों के सामने इसी जगह पे जहां मैं बैठा हूं और इसी जगह पे ऐसे ही लोग इकट्ठे थे जैसे आज आपके बीच में। मैं नहीं कहना चाहता कौन था कौन नहीं था, मैं नहीं था वहाँ पे। नहीं, बीजेपी का खेल बिल्कुल बिगड़ सकता है क्योंकि बीजेपी अपना ही खुद का जनाधार खो गई। उसके बाद जो बागी खड़े हुए हैं उनको पहले आश्वासन दिया और बाद में उनके साथ धोखाधड़ी जैसा किया गया है। तो दोनों फैक्टर मिलकर बीजेपी का तो खेल बिगड़ना ही है क्योंकि जनता में ही आधार निकाल बीजेपी की असलियत जान चुके हैं। तो अब बागी होने से और ज्यादा वो उनके पर बताएंगे क्योंकि बागी पहले उन्हीं के कार्यकर्ता थे। तो जो उनकी पोल है, उनके अंदर की कमियां हैं, उनको और ज्यादा करेंगे। तो विपक्ष की जरूरत नहीं, बागी ही सारी पोल बीजेपी की खोल देगी। बागियों को मनाने का बीजेपी क्या फॉर्मूला अपनाता है? अब उकलाना की सियासी चौपाल का रुख करते हैं। साल 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई उकलाना विधानसभा सीट पर इस बार बड़े दिलचस्प सियासी समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने की जुगत में है तो दूसरी तरफ जेजेपी लगातार दूसरी जीत हासिल कर इस सीट पर कब्जा बनाए रखना चाहती है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले यहां से सिटिंग विधायक अनूप धानक जेजेपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में विरोध के बावजूद बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है। 2014 में अनूप धानक इनेलो से चुनाव लड़े, 2019 में जेजेपी से और अब 2024 में बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। यही वजह है कि उनके ऊपर दल बदलू होने का ठप्पा लगा हुआ है। इतने रोचक मुकाबले में क्या है उकलाना का सियासी मूड, आइए जानते हैं। उकलाना विधानसभा के गांव सूरेवाड़े में जहां पर आज टीवी 24 की टीम पहुंची है चुनावी चौपाल के कार्यक्रम को लेकर। लोगों से जानेंगे इस हल्के के अंदर कितना विकास हुआ है। जो पूर्व विधायक रह चुके हैं अनूप धानक इस एरिया के अंदर, उन्होंने कितना विकास करवाया है और जो मौजूदा बीजेपी की तरफ से अब प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं, उनसे जाने किस प्रकार का माहौल है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कहाँ से अंकल जी? इसी गांव से। अंकल, जो पिछले 5 साल की बात करो, गाँव के अंदर सरकार ने कितना विकास कार्य करवाया और अब किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? विकास करने में तो घाटा नहीं गया, को खाना ही छोड़ दिया और वोट भी जान के मिलेगी उसी। तो क्या गांव के अंदर क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या मांग थी गांव के हिसाब से, क्या होना चाहिए था? गांव के अंदर क्या मांग थी? नहर का पानी मांग गया था, वही को नहीं मिले लगे। और इसके अलावा गलिया वगैरह जो पैसे, कोई गली गुली कुछ नहीं बनया। बीजेपी ने काम करने में तो कमी को नहीं छोड़ रखी। और जे गांव का हिसाब से देखा, नरेश शेलवाल है इस गांव का, तो उस हिसाब से उसका गला लगना।
तो अजित विधायक की बात की तो विधायक की बात की आपने, 2 मौजूदा विधायक थे पूर्व पहले की सरकार में, उसने गांव के अंदर कितना विकास कार्य किया है? क्या उन कार्यों से संतुष्ट है जो आप लोगों ने मांग की थी? कितने सार्वजनिक जो काम होने चाहिए थे वो तो लगभग हो ही रहे हैं। ठीक है, उनमें तो कोई कमी है को नहीं। ये पर्सनल किसी का भाई न्यूज आएगा मेरा छोरा न लुआ दो तो कोई को लुआ बाकी काम बते रहे कमी को नहीं। हाँ, इस गांव का मोल गई अब नरेश वाली से लक्का का है, इस गांव का है, उसका गला लगाना पड़ेगा, एक मजबूरी लगा लो या कुछ नहीं। हाँ, तो बात यह है नरेश की जीत मानना बढ़िया। विकास कितना हुआ सर आपके गांव के हल्के की बात की? खास कोई करता विकास तो राजनीति इसी चीज जैसी। बिल्कुल ये थे थाना विधानसभा के गांव सूर्यवाला के ग्रामीण, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गांव के अंदर अच्छे विकास कार्य हुए हैं और कुछ ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि गांव के अंदर कोई कार्य नहीं हुए हैं। वही युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार सरकार कह रही है कि हमने बिना कपटी पट्टी की नौकरी दी है, वो नौकरी अभी तक गांव के अंदर नहीं मिल पाई है, कुछ युवाओं का कहना है। और जिस प्रकार से यहाँ पर गांव की बात करें, मिला जुला दोनों की तरफों का माहौल, कांग्रेस की बात किया बीजेपी की तरफ बात की जाए तो दोनों का मिला जुला हुआ माहौल है। अब आने वाले समय में बात की जाएगी तो आने वाले समय में किस प्रकार का यहाँ पर जो माहौल रहेगा वो किस पार्टी का रहेगा वो 8 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। टीवी 24 के लिए इशार से अमित वर्मा। अब फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट की बात करेंगे। फिरोजपुर झिरका में पिछले चुनाव में कांग्रेस के मम्मन खान ने जीत हासिल की थी। इलाके में कुल 57.62% वोट पड़े थे। चुनाव में मम्मन खान ने बीजेपी के नसीम अहमद को 37,000 के अधिक वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में नसीम अहमद इन्हीं लोग के टिकट पर चुनाव लड़े थे और मम्मन खान को हराया था। ये तो पिछले 2 चुनाव की बात है, लेकिन इस बार फिरोजपुर झिरका में चुनावी हलचल क्या है, आइए ग्राउंड जीरो से जानते हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। नुहू जिले की बात करें तो नुहू जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें नुहू, फिरोजपुर झिरका और पुनाना विधानसभा सीट शामिल है। इस समय तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। पुनाना से मोहम्मद इलियास, फिरोजपुर झिरका से मामन खान इंजीनियर और नुहू से आफ्ताब अहमद इस समय मौजूदा विधायक हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं तीनों पर भरोसा जताया है। इस समय हम फिरोजपुर झिरका विधानसभा में हैं। फिरोजपुर झिरका विधानसभा नुहू जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है और जो मामन खान इंजीनियर यहाँ के विधायक हैं, उनका पैतृक गांव है भादस। भादस गांव में इस समय हम मौजूद हैं। काफी सारे मतदाता हैं, चाय की यहाँ होटलें हैं, चाय की चुस्की यहाँ लेते हैं और दिन भर यहाँ पर चुनावी चौपाल लगती है। चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं, कितना इस जिले का और इस विधानसभा का विकास हुआ है, क्या विधायक उनके उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तो हम मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे अगर हम जानना चाहें, फिरोजपुर झिरका से जो मौजूदा विधायक हैं वो आपके पैमाने पर कितना फिट बैठते हैं, क्या कोई विकास करा पाए? अच्छा विकास कराया जी, पहले भी अब भी कराएगा और हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा वोट उसी मोहम्मद भाई। तो मामन खान को आप गांव का होने की वजह से पसंद करते हैं या उन्होंने कोई और भी ऐसे काम कराए जो आपका दिल जीता हो? उन्होंने यहाँ पे काम भी कराया और यहाँ पे नहीं, उन्होंने फिरोजपुर हल्का में भी काम कराया और हमारे यहाँ भी कराया, लाइट का, पानी का बहुत काम कराया है। काम की वजह से भी गाँव का भी। और मतदाता हमारे साथ हैं क्योंकि अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, लगभग 15-17 दिन का जो चुनावी है समय है वो बचा है। अगर हम बात करें 4 लाइन सड़क की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, अस्पतालों में डॉक्टरों की बात करें, तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। किस सरकार को आप बेहतर मानते हैं और आपके हिसाब से क्या विकास यहाँ होना चाहिए? सरकार कांग्रेस की और मम्मन अगर मतलब सत्ता में आएगा ना तो काम कराएगा पूरा, यूनिवर्सिटी लाएगा, डॉक्टर खाली बड़े अस्पताल इनमें डॉक्टरों की, मास्टर की सारी सुविधा पूरी करेगा और लाइन बनवाएगा। अच्छा नेता, बढ़िया नेता है। अगर मुद्दों की बात करें तो हर विधानसभा चुनाव में मुद्दे होते हैं, कभी बेरोजगारी, कभी महंगाई, कभी नौकरी। आप युवा हैं तो क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस बार विधानसभा? देखिए जी, देश को आज़ाद हुए कम से कम 75 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन हमारी मांग आज भी मेवात की वही है, बिजली, पानी, सड़क। लेकिन ऑनलाइन की बात की जाए तो इस पर काफ़ी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का अभी तक इस पर भी कोई ध्यान नहीं है। रही रोजगार की बात, युवा हमारे जो अभी लगे हैं तो अपनी मेहनत के दम पे लगे हैं, सरकार उसमें कोई हाथ नहीं है, अपनी काबिलियत के दम पे लगे हैं। और रही महंगाई की बात, तो महंगाई इतनी है कि आम आदमी तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहा है आज के टाइम में, कि इतना भारी सरकार ने देश के ऊपर वो कर रखा है कि आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है।
पंजाबी बहुल सोनीपत विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत की बड़ी कोशिशें कर रही है। साल 2009 से पहले इस सीट से ज्यादातर बार पंजाबी विधायक बने हैं। हालांकि अब 15 सालों से ये सीट पंजाबियों के हाथ से खिसक गई है। इस क्षेत्र के मुख्य मुद्दों में जाम की समस्या और मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। पिछले चुनाव में सोनीपत की जनता ने कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को अपना जनप्रतिनिधि चुना था। सुरेंद्र पवार अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिलहाल जेल में बंद थे। कांग्रेस ने इस बार फिर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने इस बार यहां से पंजाबी कार्ड खेला है और निखिल मदान को मैदान में उतारा है। निखिल मदान 2020 के सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मेयर बने थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में सोनीपत का हाल चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। मैं हूं आपके साथ नितिन आमतेल। चुनाव का माहौल है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां दावे तो कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? मौजूदा विधायक सोनीपत से कांग्रेस के सुरेंद्र पवार थे, वो लोगों से क्या वादे कर विधायक बने, कितना वो खरा उतर पाए, वो बातचीत की जाएगी। आज चुनावी चौपाल का हमारा काफिला पहुंचा है सोनीपत विधानसभा में, जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें कि सोनीपत शहर में भी हुक्का, जो हरियाणा के एक परंपरागत बैठने का जरिया कहा जाता है, इसके जरिए भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि हर बिरादरी से लोग आते हैं और वो अपना बात डिस्कस करते हैं। और ऐसा माहौल है तो राजनीतिक चर्चा ना हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर गलियारे, हर चौक से राजनीति की बातें जरूर होती हैं कि आखिरकार किसका रुझान चल रहा है। भाई इसने ये काम नहीं किया, कांग्रेस के विधायक इस बात को लेकर आए थे, ये नहीं कर पाए, वो बात जनता बताएगी। हमारा मकसद सिर्फ वही है कि आखिरकार सोनीपत में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया। शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मनोज जी, सोनीपत से हैं आप, अब चुनाव है तो क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? देखो, चर्चाएं तो ऐसी है कि 2019 के अंदर जो सोनीपत से सुरेंद्र पवार जी को जो विधायक बनाया था, वो झूठ बोलकर विधायक बने थे। वो जो काम की बातें थी उन्होंने कोई इस 5 साल के अंदर कोई काम नहीं करे। मुद्दे चाहे वो सड़क के हों, पार्क के हों, गली के हों या कि सीवर के भी हों। आज पूरे 5 साल के अंदर हर साल बरसात के अंदर पानी भरता है। आप किसी भी गली को उठा लो आप, तो बस यही है कि हमारा मेन मुद्दा यही है कि भाई अब की बार कमल के साथ जाएंगे हम, निखिल मदान को अपना प्रत्याशी बना के अपना भाजपा की सरकार। वो तो आपका किसे वोट देंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे थे चुनाव के समय कि हम चंडीगढ़ बना देंगे। क्या सोनीपत भी नहीं बना पाए? नहीं, प्रॉपर सोनीपत भी नहीं बन पाया। बड़े आरोप हैं। एक आरोप आपसे जानेंगे, एक आरोप सुरेंद्र पवार जो यहाँ से कांग्रेस के विधायक है, कह रहे हैं कि सत्ता बीजेपी की थी और वो विपक्ष के नेता थे, इसलिए सोनीपत का विकास नहीं करवा पाई या वो करना नहीं चाह रहे थे। कहते हैं ना, सांस लेते हैं तो जख्मों को हवा लगती है। मैं मुख्य मुद्दे पे आपको बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल मुद्दा बताऊं, जल भराव की सोनीपत की सबसे बड़ी समस्या है और उसमें जहाँ तक मैं कहूँगा वो असफल रहे। बस कारण जो भी रहे हो, वादे कुछ और होते हैं, होते कुछ और हैं। तो मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो कोई भी ऐसा आदमी हो, इस शहर की जल भराव की मूलभूत समस्या है, इससे बड़ी समस्या कोई नहीं है। आप कहीं भी किसी शहर में किसी गली में कहीं भी जाओ, किसी कोने पे जाओ, नुक्कड़ में जाओ, गली में जाओ, जल भराव ही जल भराव। ऐसा लगता है जैसे कहीं सोनीपत में नहीं, कहीं चेरापूंजी में आ गए। जैसे कहते हैं ना, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ तो अगर 2 बूंद भी गिरती है तो नदियों का सैलाब सड़कों पे दिखाई देता है। मैं नरेंद्र भारती जी, क्या विचार है अब की बार किसके साथ? अब की बार भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट जीतेगा और निश्चित रूप से अगर आप लोग एक मूल्यांकन, जीत का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन हम जीत का दावा नहीं कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा बात कर ली जाए, मौजूदा विधायक पवार यहाँ से फिर कैसे बने और इससे पहले 10 साल तक बीजेपी का शासन रहा है, कैबिनेट मंत्री भी बीजेपी की ही थी, फिर वो काम क्यों नहीं करवा पाई? निश्चित रूप से जब कविता जैन जी मिनिस्टर थी, इस सोनीपत का काफी यहाँ पर काम हुए हैं। मुझे याद आता है कि 2014 से पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, इस सोनीपत को 2 हिस्सों में बांट दिया था। रेलवे लाइन के परली तरफ और रेलवे लाइन के इधर। आदमी इधर का उधर जाने की स्थितियां नहीं थी। सड़कों के दोनों तरफ कीचड़ भरा रहता था, सड़कें टूटी हुई थी। और आपने देखा ये फ्लाईओवर भी जानबूझ के गलत बनाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में। जो ये हमारा गीता भवन से आगे का फ्लाईओवर है और उधर मिशन चौक की तरफ जो उतरता है, ये जानबूझकर वहां के व्यापारियों को तंग करने के लिए कि वहां से कोई भी व्हीकल इधर नहीं आना चाहिए।
वहां का सारा व्यापार खत्म करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरीके का डिजाइन करवाया इस फ्लाईओवर को। वो इतना चालाक व्यक्ति है, वो केवल और केवल एक जाति की राजनीति करता है, एक शहर की राजनीति। 10 साल में क्यों नहीं ला पाए, जल भराव की समस्या दूर क्यों नहीं कर पाए, क्या मानते हो? बहुत हो रही है। गंदा नाला तकरीबन 80% उसका काम हो गया, बहुत प्रोग्रेस पे काम है, बहुत काम प्रोग्रेस पे। बीजेपी ने शिकल बदल दी सोनीपत। लगता नहीं पहले हो जाना चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन टेक्निकली बातें होती हैं, थोड़ा कई ठेकेदार कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मतलब बीजेपी के काम से जो उनका काम का जो तरीका है जो है वो बहुत बढ़िया है। कि सुरेंद्र पवार को यहाँ से विधायक बनाया गया तो कविता जैन की कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन एक बार फिर वो बीजेपी की तरफ भरोसा जता रहे हैं। बहरहाल देखना भी यही होगा कि 5 तारीख को ईवीएम में किसकी किस्मत कैद होती है और अब सोनीपत विधानसभा की जनता की आवाज विधानसभा चंडीगढ़ में कौन उठाएगा, यह 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, TV 24। क्या भिवानी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस ने सीपीएम को दी है, जिस पर कांग्रेस सीपीएम गठबंधन के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश मैदान में हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि भिवानी का नाम कभी किसी वाम आंदोलन से नहीं जुड़ा, साथ ही इस सीट से कभी कोई बड़ा वामपंथी नेता भी नहीं निकला। ऐसे में गठबंधन में सीपीएम को यहां से चुनाव लड़ाना सभी को हैरान कर रहा है। लगातार 3 बार से भिवानी सीट जीत रहे बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम श्राफ कहते हैं कि सीपीएम का भवानी में कभी कोई जनाधार नहीं रहा, लिहाजा इस बार उनका मुकाबला सीपीएम कांग्रेस के उम्मीदवार से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से है। भिवानी विधानसभा में जो है इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, लोग किन मुद्दों को लेकर जो है वोट करेंगे और क्या वर्तमान विधायक के कामों से खुश है, इसी को लेकर हम भिवानी विधानसभा के कुछ लोगों से बात करेंगे। इस चौपाल के अंदर काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, भिवानी विधानसभा में क्या मुद्दे हैं, क्या विधायक ने जो काम करवाए संतुष्ट है उनसे? मुद्दे बहुत हैं और विकास की तो पिछले 20 साल से जरूरत है। इस बार लोग उसी आदमी को विधायक चुनेंगे जो विकास करवा सके और लोगों की बातों पर खरा उतर सके। केवल भरोसे दिला के चले जाना, ऐसे लोगों को लोग नकार देंगे। तो क्या लगता है विधायक ने जो वादे किए थे पूरे किए हैं वो 15 साल में? 15 साल में उन्होंने जो काम किए हैं वो धरातल पे नाकाफी हैं वैसे तो, क्योंकि डे बाई डे जनसंख्या बढ़ रही है, शहर का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो जो जगह बड़ी है उसके अंदर विकास की जरूरत है। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा मेरे हिसाब से तो बीइंग एडवोकेट, मैं जो फेस कर रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ लोगों को, तो सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी है ना, इस पर एक लगाम सी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम जो ऊपर से छोड़ती है ना, जो भी सुचारू करना चाहती है चालू, वो ब्यूरोक्रेसी मेरे हिसाब से तो उनको अच्छी प्रकार से इम्प्लीमेंटेड नहीं कर पा रही, किस एंगल से कर पा रही है मेरे को नहीं पता। तो हम उस विधायक को बनाना चाहेंगे जो थोड़ा सा इन पर लगाम भी लगा सके। और दूसरी चीज मुद्दा सर ये जो इवन जो छोटी छोटी जो डिजिटल टाइप जो स्कीम चला दी हैं, अभी उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर रूप से प्रशिक्षण वगैरह इनका होना चाहिए ताकि आम आदमी तक पहुंच पाए। तो इस बारे में मुद्दा, इसी को मुद्दा बनाते हुए जो डेवलपमेंट के बारे में अच्छा विधायक हमें बनाना चाहिए जोन से भी पार्टी का। चौपाल बताए सियासी हाल के आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए TV 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रविंद्रनाथ टैग